नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मैं ऐसी हस्ती से आपका परिचय करवाना चाहता हूं जो भ्रष्टाचारियों के लिए एक सबब है। आपका नाम है नरेंद्र सिंह राजावत। सामाजिक कार्यकर्ता है। पिछले 7 सालों से अपनी सेवाएं जनता को समर्पित किए हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद इनका एक ही लक्ष्य है कि लोगों की सेवा करना। वैसे ये गिरदावर से सेवानिवृत्त हुए हैं और सवेरे 7 बजे 8 बजे ये घर से निकलते हैं और शाम को 7-8 बजे तक बाहर ही रहते हैं। इस बीच इनका कार्य यही रहता है कि किसी का कार्य करें। इनका उद्देश्य ये है कि जीवन में आए हैं तो हम किसी की मदद करें। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है नारी दूत चैनल पे। सबसे पहले मैं आपके इस नारी दूत चैनल का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ कह सकूं। इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको सबसे पहले प्रश्न यही पूछूंगा सर, वो ये कि आप गिरदावर से सेवानिवृत्त हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न ये इसलिए है क्योंकि जो आपका विभाग है वो भ्रष्टाचारियों का गढ़ है। अगर किसी बंदे के पास ये लगे कि मुझे पटवारी से, गिरदावर से और तहसील ऑफिस में काम है तो उसकी मानसिकता ये हो जाती है कि वहाँ तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, वहाँ तो भ्रष्टाचार है। आप वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद ये जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने बीड़ा उठाया है, इसका मूल कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मैंने नौकरी में रहते हुए ये देखा कि लोगों को, गरीब लोगों को अपना काम कराने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और जगह जगह ठोकरें खानी पड़ती है। धरातल से हम जुड़े हुए रहे और फील्ड में हमेशा हमारी पोस्टिंग रही, तो ये देखकर हमारे अंदर इतनी जो है उनका दर्द महसूस हुआ कि इन लोगों का काम समय पर नहीं होता, बार बार चक्कर काटते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं। इसलिए हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें इन गरीब लोगों को मदद करना चाहिए और इनके जो वाजिब काम है वो हो सके, इसी प्रयास में हमने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बीड़ा उठाया और वो लगातार हम जो है ईश्वर की कृपा से आप जैसे चैनल के माध्यम से जो है उठा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और कोशिश यही रहती है कि आदमी को उसका वाजिब न्याय दिला सके। आप जो भी भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ हमेशा फेसबुक लाइव आते हैं और पूरी जनता को ये बताते हैं कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले मैंने भी आपका यूट्यूब और इस पे देखा फेसबुक लाइव कि आपने उपनिवेशन के खिलाफ कोई वीडियो डाला हुआ था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मेरा निवेदन यह है कि उपनिवेशन विभाग, जहाँ की गरीबों को, भूमिहीन लोगों को जमीन आवंटन करना इस विभाग का मुख्य काम है और इस विभाग का एक बहुत बड़ा रोचक जो है मामला मैंने नाचना भूमि घोटाले के नाम से वो प्रसिद्ध है। एसीडी में वो मुकदमा दर्ज है। स्वयं बीएल सोनी तत्कालीन डीजीपी ने उसको जो है मॉनिटरिंग किया था और मेरी मीटिंग भी हुई थी उनके साथ और बीकानेर रविंद्र रंगमंच में मैंने इस संबंध में उनको बताया भी था। 52,000 बीघा जमीन का भूमि घोटाला राजस्थान का सबसे भूमि घोटाला था और इसका मुख्य संरचनाकार था अरुण प्रकाश शर्मा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है और उसके खिलाफ आज की तारीख में एसीडी में 6 मुकदमे दर्ज है। वो ही व्यक्ति बीकानेर यूआईटी में 2013 में 13,000 फर्जी पट्टे काटने का अभियुक्त रहा है और उसके खिलाफ एसीडी में मुकदमा चल रहा है। अब उसकी अभियोजन स्वीकृति एक मुकदमे में मिली है और दुर्भाग्य मेरा यह है, हमारे प्रदेशवासियों का, कि उसी मुकदमे में वो कोर्ट से स्टे लाकर बैठ गया। आने वाले टाइम में वो अगले बैच में 97 बैच का आरएस है, आईएएस बन जाएगा और उसके बाद केंद्रीय सेवा में चला जाएगा और उसके खिलाफ राजस्थान सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी।
तो ये हमारा दुर्भाग्य। उस कांड को मैंने खोला था, नाचना भूमि घोटाला। मैं यह देखता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाने से डरता है, लेकिन आपके बारे में यह कहा जाता है कि आप आईएएस, आईपीएस, जो आरएएस बड़े अधिकारी होते हैं, उनके नाम से सीधा आरोप लगाते हैं। क्या आपको कभी डर नहीं लगा? देखिए, डर का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हम सिर पे कफन बांध के कार्य कर रहे हैं और मौत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक दिन जरूर आनी है। हमारी प्रेरणा, हमारे पुरखों की ये हमें दी गई प्रेरणा है कि कोई कार्य करते समय अपना कर्म करते रहो, उसके फल की कभी चिंता मत करो। ऐसा दृश्य हमने कभी सोचा नहीं। और मैंने बहुत बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जिसमें एक मोर्चा था बीकानेर के तत्कालीन कलेक्टर नमित मेहता के खिलाफ। उसका पुतला जलाया था और उसके ट्रांसफर कराने के ऑर्डर सीएम से पारित करवाए थे, क्योंकि वो यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त था और खुला भ्रष्टाचार कर रहा था। लोगों को भ्रष्टाचार करके भी डरा रहा था, यानी चोरी और सीनाजोरी दोनों काम कर रहा था। इसलिए जो है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी लड़ाई लड़ते हुए डरता नहीं हूं। इसी प्रकार हमारे अभी उपनिवेशन विभाग में प्रदीप कुमार गवंडे, जो 2020 में नगर निगम बीकानेर में कमिश्नर थे, वो आईएएस है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। और एनएचआरएम घोटाले में जो है नीरज कुमार पवन के साथ उनके खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज था। उनके खिलाफ आज भी चल रहा है मुकदमा, अभियोजन स्वीकृति में अटका हुआ है। अभी मैंने प्रदीप कुमार गवंडे ने एक घोटाला करवाया, मोहनगढ़ भूमि घोटाला, जो अभी चल रहा है, और वो 10,000 बीघा जमीन, फर्जी जमीन आवंटन करके लोगों को दे दी, जिसके लिए 60 दिन तक जनता वहां के धरने पे बैठी। उस रकबे को खारिज नहीं किया। गवंडे अपनी ड्यूटी पे कभी आता नहीं है, जयपुर में रहता है। उसकी पत्नी जो है वो आईएएस है, जो टीना डाबी पहले जैसलमेर कलेक्टर थी, अब प्रसूति अवकाश में जयपुर रहती है। उसका रेजिडेंस जयपुर है और उसके घर में 4 आईएएस है। इसलिए इनको ये बहुत अहम था, घमंड था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उनकी मॉनिटरिंग की, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मौनगढ़ में जब जांच बैठाई तो फर्जी जांच करके और करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार करके उन भ्रष्टाचारियों को इन्होंने बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। और इनके प्रभाव में एसीएस, राजस्व और उपनिवेशन जो है, जो अखिल अरोड़ा की पत्नी है अर्पणा अरोड़ा, वो इनकी एसीएस है। उनके साथ भी इनकी मिली भगत होने के कारण ये उन भ्रष्टाचारियों को बचा रहे, जिन्होंने सरकार की जो है 10,000 बीघा जमीन को फर्जी आवंटन कर दिया, फर्जी मोहरें लगाई, फर्जी पट्टे काटे। उस भूमि घोटाले को भी मैंने उजागर किया है और वर्तमान में मैं गवंडे और उसकी पूरी भ्रष्टाचारी टीम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। उसमें एक बाबू है, 12 साल से बैठा है प्रस्तापन शाखा में, गोविंद कच्छावा। वो भ्रष्टाचार कर रहा है और ऐसे लोगों को बचा रहा है जिनकी एसीआर खराब थी, उनको प्रमोशन दिया। कूट रचित दस्तावेज तैयार करके जनक राज नाम का एक बाबू है, जिसको इन्होंने डबल ओयो में प्रमोशन दिया। और उस समय प्रमोशन दिया जब इन्होंने चंद्रभान सिंह, एक डीसी था, उससे सर्टिफिकेट लिया कि इनकी सेवाएं जो है अच्छी है, अच्छी सेवाओं का जो है सर्टिफिकेट देके और उनको प्रमोट कर दिया। और जबकि उस समय उनकी एसीआर दफ्तर में आ चुकी थी और एसीआर खराब थी, प्रमोशन नहीं होना था। और उनकी जगह जिस योगेंद्र कुमार का प्रमोशन यूडीसी का होना था, उसकी एसीआर खराब नहीं थी और उस जगह लिख दिया कि इनकी एसीआर खराब है। इसलिए जो जायज व्यक्ति जिसको प्रमोशन होना था उसको प्रमोशन नहीं देके और एक अयोग्य आदमी को प्रमोशन दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे उपनिवेशन में किस तरह के घोटाले और किस तरह के कूट रचित दस्तावेज तैयार करके लोगों को प्रमोट करना, सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द कराना, भू माफियाओं को दे देना। मादन फील्ड फायरिंग रेंज में सुमित गोदारा ने असेंबली में क्वेश्चन उठाया था कि यहाँ करोड़ों रुपए की भूमि भू माफियाओं को दे दी। तत्कालीन आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन जो है उसने दे दी और उसकी कोई जांच नहीं हुई और उसका जवाब भी गोलमाल इन्होंने दे दिया। इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ते हुए कभी ये नहीं सोचता कि सामने कौन है। मेरा उद्देश्य ये ज्यादा से ज्यादा कि राज को फायदा हो, जो जिनका हक है गरीबों को वो जमीन अलॉटमेंट उनको हो, न कि भूमाफियाओं। आप भूमाफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दबंगता से आवाज उठाते हैं। इसका आप पर कभी एक बार जानलेवा हमला भी हुआ था, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ?
ऐसा है, मैंने एक गरीब औरत जो है बसंती कंवर और उसकी पुत्री ममता कंवर, जो कि शिवबाड़ी के वल्लभ गार्डन में रहते हैं, उस पर भू माफिया माधो सिंह शिवबाड़ी, जिनके ईंटों के भट्टों का काम है और जगमाल सिंह के बेटे हैं, जगमाल सिंह शिवबाड़ी का राजपूत था, राठौड़, तो ये बड़े भू माफिया और गुंडे हैं। तो मैंने उनका मुकदमा दर्ज करवा दिया एसपी ऑफिस में, और उस मुकदमे से चिढ़कर जब मैं 30 अप्रैल को जो है 2022 को जब कोर्ट से बाहर निकल रहा था, तो उस माधो सिंह ने अपने बेटे के साथ, शिवराज सिंह के साथ मिलकर मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। टैक्सी में थे हम तीनों, और उससे मैं कुचला गया और बहुत लहूलुहान हुआ, और यहाँ तक कि मेरा मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। बाद में वो मैंने सीएमओ से मुकदमा दर्ज करवाया, और उस मुकदमे पे सबसे बड़ा अफसोस मुझे ये है कि पुलिस के जिस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी यानी तन्ने राव सिंह ने, जो कि यहाँ सिपाही था, फिर हेड कांस्टेबल बना, अब एएसआई सदर में है, उसने एफआईआर लगा दी ये कह के कि टैक्सी के आगे पत्थर आ गया, टैक्सी गुड़ गई, इसलिए जो है वो इनका एक्सीडेंट हो गया, इनको कोई इनके ऊपर हमला नहीं हुआ। इस तरह से एक भू माफिया को उन्होंने लाभ पहुंचाया। कोर्ट में मेरी प्रोटेस्ट अभी भी दर्ज है कि मुकदमा, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, ये घटना पुराने आरटीओ ऑफिस के पास की है जहाँ सीसीटीवी कैमरे, पुलिस ने कैमरों को नहीं खंगाला, और मेरी जान पे मैं मरता मरता बचा। 6 महीने तक बेड में पड़ा रहा। उसके बाद मैंने बसंती को न्याय दिलाया, उसका मुकदमा दर्ज हुआ, माधो सिंह गिरफ्तार हुआ, उसके खिलाफ चालान हुआ। उस जमीन के कारण जिस पर उन्होंने, माधो सिंह ने बसंती और उसकी पुत्री ममता को मारा, नंगा कर दिया, उस जगह पर आज उनको बिठाया है, उनका हक दिलाया। ये घटना जो है 2022 की है। अभी बीकानेर में आप द्वारा बिन्नानी बिल्डिंग का जो केस है वो बहुत चर्चा में है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिन्नानी बिल्डिंग का ये फर्जीवाड़ा क्या है? ये अभी तक जनता के समझ में नहीं आया। वैसे अखबारों में भी पाठकों ने पढ़ा है कि बिन्नानी बिल्डिंग का मामला चल रहा है, और आप द्वारा भी जो कोर्ट में मुकदमे या जो भी दावा किया हुआ है उस पर आपके पक्ष में न्याय भी हुआ है। लेकिन इसका राज क्या है? ये मामला है क्या? वो लोगों के समझ से परे है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे इस बारे में बताइए। सर, मेरा निवेदन यह है कि बिन्नानी बिल्डिंग एक ट्रस्ट था। बिन्नानी सेठ थे बीकानेर के, 100 साल पहले इन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया था। G+1 की ये बिल्डिंग थी, ग्राउंड और उसके ऊपर एक मंजिल। ये मूल रूप से आवासीय बिल्डिंग है, और इसमें 22 किराएदार रहते थे। लेकिन 2007 में इसको भू माफिया गणेश राज बंसल, जो कि हनुमानगढ़ का बहुत बड़ा भू माफिया, कांग्रेस का नेता है, नगर परिषद का सभापति है हनुमानगढ़ का, इसने इस बिल्डिंग को मोल ले लिया। और मोल लेने के बाद जो किराएदार रहते थे उन सबको कूट पीट के पुलिस के उस समय के कोटगेट थाना अधिकारी संजय बोथरा के साथ मिलकर और कुछ गुंडों को अपने पक्ष में करके उन किराएदारों को बाहर निकाल दिया, इस बिल्डिंग को बेच दिया। और उसके बाद इन्होंने बिना अनुमति के इस व्यावसायिकरण कर लिया इस पर, जो कि ये जमीन जो है वो आवासीय है, और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसका नाम बिन्नानी बिल्डिंग है। और अवैध रूप से मरम्मत के नाम से इन्होंने मरम्मत कराने का नगर निगम से आदेश लिया था, और उसकी आड़ में लगातार 5 साल से 5 मंजिल कॉमर्शियल निर्माण करके लोगों को अवैध बेच दिया। और गणेश राज ने इसकी अवैध रजिस्ट्री करवाई थी, जो आज भी रिकॉर्ड में है। इसका मूल रूप से कोई रिकॉर्ड संधारण नहीं है, और ट्रस्ट को कोई बेच नहीं सकता। इसलिए इसका जो भी बेचान हुआ है और इसके संबंध में जो भी कार्रवाई हुई है, ये न तो इसमें सेटबैक है, ना इसमें पार्किंग है, बिना मंजूरी के जो अंडरग्राउंड बनाया। और कमिश्नर नगर निगम तत्कालीन एच गोरी ने इसको खारिज कर दिया था। उसके बाद इन्होंने डीएलबी में याचिका दायर की, डीएलबी से स्टे लिया, वो भी मैंने खारिज करा दिया। और उसके बाद इसकी याचिका जो है, निगरानी याचिका, डीएलबी में खारिज करा दी मैंने। हाईकोर्ट में मैंने पीआईएल दर्ज की थी, और हाईकोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि डीएलबी इसका फैसला करे। और अब इस बिल्डिंग में डीएलबी ने इसको अवैध मान लिया है और इसको तोड़ने के आदेश दे दिए। लेकिन अभी जो इस वक्त कमिश्नर केसरलाल मीणा जो बैठा है, ये जो मिली भगत करके भ्रष्टाचार का मामला है, पैसे ले दे के जो है इसको दबा रहे फाइल को, सीएम पोर्टल पर दर्ज है। कलेक्टर के सतर्कता में भी ये मामला है, सीएम सतर्कता का विजिलेंस का मामला है। फिर भी केसरलाल मीणा हठधर्मी से इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जिन गरीब 22 परिवारों को इस बिल्डिंग से निकाला गया था, मैं पुनः उनको यहाँ पुनर्वास कराऊं, स्थापित करूं, उनको उनका न्याय दिलाऊं, हक दिलाऊं। इसलिए मैं इस बिल्डिंग के विरुद्ध में लगातार पिछले 4 साल से लड़ रहा हूं, और अनेकों कोर्टों से मैंने इन भू माफियाओं के खिलाफ फैसले करवाए हैं।
जो धीरे धीरे अमल में आएंगे तब इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा और इसको जो है जमीन अधिग्रहण कर ली जाएगी। आप भ्रष्टाचारियों को क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचारियों को मेरा यह संदेश है कि बीकानेर में जो मूल रूप से नगर निगम, यूआईटी, पीबीएम, सेल टैक्स विभाग, उपनिवेशन और ये जो डॉक्टर घरों में दुकानें खोले बैठे हैं, इनको मेरा संदेश है कि ये जो गरीबों को लूट रहे हैं, गरीबों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, बड़े धना सेठों से पैसे लेके अवैध काम कर रहे हैं, वो सावचेत रहे। हम मौत से नहीं डरते। हमने अपने सिर पर कफन बांध रखा है कि हम जो है भ्रष्टाचारियों को जो है जो खुला भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमारी कीमत हमारी जान दे के भी चुकानी पड़े तो हम जरूर चुकाएंगे और भ्रष्टाचार का विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो कितना ही बाहुबली शक्तिशाली क्यों ना हो। साथियों, ये थे 67 वर्षीय युवा नरेंद्र सिंह राजावत। इनका उद्देश्य है भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना। इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी है जो सामान्य इंसान सुनकर ही हैरत में आ जाता है। इनकी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी विशाल है। इन्होंने हमेशा ऐसा काम किया है जो सामान्य इंसान नहीं कर सकता। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को यह कहना चाहता हूं कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें और नरेंद्र सिंह राजावत से सावधान रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।